नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी में IAS PCS चैनल में। तो दोस्तों, यदि आप UPSC की तैयारी हिंदी मीडियम से कर रहे हैं और द हिंदू के एडिटोरियल नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, इसलिए इसे अंत तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, आज का द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी, जिसका शीर्षक है अदालती नियुक्ति नाटक से सबक, तो ये आपके मेंस पेपर 2 से रिलेटेड है और कार्यपालिका और न्यायपालिका संरचना, संगठन और कार्य, ये वाली इकाई से संबंधित है। तो जानते हैं आज का एडिटोरियल, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको द हिंदू के एडिटोरियल हिंदी में डेली मिलते रहे। तो शुरुआत करते हैं। लेख हाइलाइट्स। दोस्तों, भारत के जो उच्च न्यायालय हैं यानी हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है वो कैसे की जाए, इस बात पर सवाल उठे हैं। क्योंकि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है वो कोलेजियम प्रणाली से की जाती है और उस पर अब सवाल उठने लगे हैं। तो ये विवाद का मुद्दा बनना है जिस पर यह एडिटोरियल रिलेटेड है। कोलेजियम प्रणाली क्या होती है, एक बार ये जान लेते हैं। तो ये न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली होती है जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। तो इस कॉलेजियम में कौन कौन होते हैं? एक तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, यानी जो प्रमुख न्यायाधीश हैं भारत के, वो, और सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी जो सबसे सीनियर मोस्ट 4 न्यायाधीश हैं वो होते हैं। तो ये 5 लोग इसमें होते हैं जिनके द्वारा वो अपना कौन अगला जज होगा वो डिसाइड करते हैं। तो और जो हाई कोर्ट का कॉलेजियम होता है उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और उस अदालत के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। तो स्थिति ये है कि यदि स्थिति ऐसी है कि उत्तराधिकारी मुख्य न्यायाधीश 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से एक नहीं है तो उसे कॉलेजियम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, ये जो कॉलेजियम प्रणाली है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के ही लोग होते हैं, मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, और वही तय करते हैं कि अगला न्यायाधीश कौन होगा। इससे संबंधित कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि ये पहला है, ये अतिरिक्त संवैधानिक या गैर संवैधानिक निकाय है। यानी कि ये जो निकाय है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है और केवल ये जो हाई सुप्रीम कोर्ट के प्रणाली है उसके द्वारा ही कार्य करती है। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो ये गैर न्यायाधीश, यानी कि कॉलेजियम में कोई भी न्यायाधीश से अलग कोई और पर्सन नहीं होता है, ना तो कार्यपालिका का कोई और पर्सन उसमें होता है, ना ही बार काउंसिल का होता है। केवल और केवल न्यायाधीश होते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के। तो इससे क्या होता है, अपारदर्शिता आती है कहीं ना कहीं। इससे जो ट्रांसपेरेंसी है, जो कि कौन सा अगला व्यक्ति बनेगा न्यायाधीश, उस पर उतने अच्छे से ट्रांसपेरेंसी नहीं आती है और भाई भतीजावाज होने की भी गुंजाइश रहती है। दूसरा, इसमें जो प्रतिभा है उसकी भी कई बार अनदेखी देखने को मिलती है। तो कई प्रतिभाशाली जो जूनियर न्यायाधीश या अधिवक्ता हैं उनकी अनदेखी देखने को मिलती है और जो प्रतिभा है उसे नेग्लेक्ट किया जाता है। तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है उससे संबंधित कुछ मामले दिए गए हैं। तो सबसे पहला है प्रथम न्यायाधीश मामला। ये जो न्यायाधीशों के मामले हैं ये आप अपने आंसर्स में डाल सकते हैं। तो सबसे पहला है प्रथम न्यायाधीश मामला, जो कि 1981 का है। तो ये घोषित करता है कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो सिफारिश है उसकी जो प्रधानता है, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश की जो सिफारिश होती है उसको जो सबसे ज़्यादा मुख्यतः इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसे अगर हमारे पास कोई लॉजिकल कारण है उस सिफारिश को ना मानने के, तो उसके द्वारा उस सिफारिश को अस्वीकार किया जा सकता है। तो ये जो फैसला था ये अगले 12 वर्षों के लिए चलता रहा कि जो न्यायिक नियुक्तियां हैं उसमें यदि कोई जो नियुक्ति है वो सही नहीं लगती है तो उस पर तार्किक कारण देकर उसे अस्वीकार किया गया। उसके बाद दूसरा मामला आता है एक 1993 में, जिसमें कि जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की और जिसमें कहा गया कि परामर्श का वास्तव में अर्थ सहमति है। तो उसमें ये कहा गया
कि जो CJI है उसकी जो राय है वो व्यक्तिगत राय नहीं है, यानी उसकी पर्सनल ये कोई परामर्श नहीं है, बल्कि उसमें अलग से 2 और वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ मिलकर परामर्श दिया गया है। फिर तीसरा न्यायाधीश मामला आता है 1998 में, जिसमें कि राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कोलेजियम प्रणाली थी उसे 5 सदस्यों तक विस्तारित कर दिया, जिसमें कि एक CJI और उनके 4 वरिष्ठतम जो न्यायाधीश हैं वो शामिल होंगे। तो अभी तक तो यही चली आ रही है। बाकी आगे एक कमीशन बनाने की बात की जा रही है, जिसे कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कहा जाता है। तो अब देखना है आगे कि क्या ये कमीशन आ पाता है। तो हाल फिलहाल जो भी विवाद उठा है जिसकी वजह से ये एडिटोरियल आया है वो ये है कि मद्रास उच्च न्यायालय में एल विक्टोरिया गौरी नाम की एक महिला है जिनको न्यायाधीश बनाया गया है। तो विवाद ये है कि वो BJP सपोर्टर कही जाती हैं, जो कि हिंदुत्ववादी हैं, और वो BJP सपोर्टर होने के नाते निष्पक्ष बयान नहीं दे पाई हैं। तो इसलिए ये विवाद में है कि ऐसे लोगों को न्यायाधीश ना बनाया जाए जो कि खुद ही चर्चा में रहते हैं और जो निष्पक्ष बात नहीं करते हैं। तो कोलेजियम ने इनके लिए सिफारिश की थी और इन्हें न्यायाधीश नियुक्त किया गया, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और कहा गया कि कथित तौर पर अभद्र भाषा में ये लिप्त थी, यानी कि ये बहुत जो है हिंदुत्ववादी बयान देने के कारण, निष्पक्ष बयान ना देने के कारण केंद्र में रहती थी, और इसलिए इनको जज बनाया जाना ठीक नहीं है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रतिक्रिया दी? उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने इस अपील को खारिज। अब मुद्दा ये है कि ये ऐसी जो न्यायिक नियुक्तियाँ होती हैं उनमें अपारदर्शिता देखी जाती है और संरचनात्मक समस्याएं इसमें देखी जाती है जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो अन्य देशों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ये आप अपने आंसर में ज़रूर डालिएगा मेंस में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और केन्या का दिया गया है कि यहाँ पे जो न्यायिक नियुक्ति की जाती है, यानी जो जजेस की नियुक्ति की जाती है वो एक कमीशन द्वारा की जाती है, और उसमें नियुक्ति करने से पहले उसमें जो न्यायिक उम्मीदवार हैं उनके नाम सार्वजनिक किए जाते हैं, जिससे कि जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो सामने आ सके और सही लोग न्यायाधीश नियुक्त किए जाएं। तो ऐसे परिदृश्य में जब तथ्य सबके सामने आ चुके होंगे और उनसे लोग वाकिफ़ हो चुके होंगे तो चयन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो चयन किया जाता है उन्हें हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इन न्यायालयों को न्यायिक उम्मीदवारों को प्रश्नों का सामना करने की आवश्यकता होती है। तो अगर कोई ऐसा न्यायाधीश है जिस पर हमें विवादित लगता है तो उस पर उसे न्यायाधीश नहीं बनाया जाएगा। इसलिए उम्मीदवार जो हैं उन सब का नाम सार्वजनिक किया जाता है, जिससे कि कोई विवादित अगर मुद्दा है तो उसे न्यायाधीश के पद पर ना बिठाया जाए। तो अभद्र भाषा के आरोप में CJI की टिप्पणियों में यही एकमात्र संभव निहितार्थ है। जब तक किसी उम्मीदवार का नाम सार्वजनिक होता है, और हमारे यहाँ क्या होता है कि जो सबसे पहले नियुक्ति है वो की जाती है और उसके बाद लोगों को बताया जाता है कि इनकी नियुक्ति की गई है, लेकिन अगर वो विवादित लोग हैं तो उन्हें फिर हम कैसे हटाएंगे, क्योंकि वो नियुक्ति तो हो गई, अब उस पर चर्चा करने तो दिया ही नहीं गया। तो इसलिए ये जो समस्या है इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और ये जो कोलेजियम प्रणाली है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये चुनौती खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने ही है, जिसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट है वही कटघरे में हमें खड़ा हुआ नज़र आता है। तो जो कॉलेजियम का निर्णय है उसके लिए खिलाफ कहाँ जाया जाएगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में चले भी जाएंगे तो वो जाएगा जूनियर जजेस के पास केस, और जूनियर जजेस कभी भी अपने सीनियर जजेस के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो इसलिए कॉलेजियम प्रणाली के अलावा एक ऐसा जो कमीशन बनाया जाना चाहिए जिसमें कि कोई भेदभाव ना दिखाई दे। तो सबसे पहले चर्चा की जानी चाहिए, यानी नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए। उसके बाद अंत में पूरी चर्चा करने के बाद निष्कर्ष निकालना जाना चाहिए कि किसे चुना जाए। तो कॉलेजियम द्वारा चयन करने के बाद उम्मीदवार का नाम जो सार्वजनिक किया जाता है उसका उल्टा होना चाहिए अब, यानी पहले उम्मीदवारों के नाम सामने आए और उनके बाद उन्हें फाइनल किया जाए।
तो ये जो प्रक्रिया अभी हाल फिलहाल में चल रही है कोलेजियम की, जो ये प्रक्रिया है उसमें क्या मुद्दे हैं कि ये जो प्रक्रिया है वो बंद दरवाज़ों के पीछे होती है, यानी कि ये केवल 5 जजेस के द्वारा होती है और वही सब कुछ चीज़ जानते हैं और वो सबसे सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। तो इसके बारे में किसी को कुछ पता होता नहीं है, केवल कॉलेजियम को और सरकार को, वो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के माध्यम से उसे पता होता है। तो सरकार पीछे से किसी विशेष उम्मीदवार को मंजूरी दे सकती है, या फिर अगर वो समझती है कि कोई उम्मीदवार उनकी विचारधारा के खिलाफ है तो वो उस उम्मीदवारी को या फिर उन्हें नियुक्त किए जाने को रोक सकती है। तो जिस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है कि उसमें जो न्यायिक नियुक्ति है वो एक आयोग के द्वारा दी जाती है और पहले नाम सार्वजनिक करके उस पर विचार विमर्श किया जाता है। उसके क्या लाभ होते हैं कि ये एक तो चेक एंड बैलेंस की प्रणाली होती है, यानी कि जो भी उम्मीदवार हैं पहले उनका जो पीछे का प्रोफाइल है वो पूरा चेक किया जाता है और देखा जाता है कि कोई विवादित उम्मीदवार तो नहीं है। तो इससे पारदर्शिता आती है और प्रचार बढ़ता है। तो जो कोलेजियम है उस पर कोर्ट का क्या रुख है, तो जो पूर्व CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित जो हैं वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कोलेजियम को आदर्श प्रणाली मानते हैं, परंतु जो कार्यपालिका है वो कहती है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया जाए, यानी NJAC। तो इसमें क्या है, इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 3 तो न्यायाधीश रहेंगे, 1 कानून मंत्री रहेगा और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति रहेंगे। तो जो ये आयोग बनाया जा रहा है इसके संदर्भ में ये कहा जाता है कि इससे जो नियुक्ति है वो पारदर्शी बनेगी। लेकिन ये जो आयोग की बात कही गई थी ये 2014 में कही गई थी, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस आयोग बनाने को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, जिसकी वजह से ये आयोग चर्चा में नहीं आ पाया है, मतलब बन नहीं पाया अभी तक ये आयोग। तो ये जो सारा मुद्दा है कि ये जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाए, कोलेजियम प्रणाली के द्वारा या फिर आयोग के द्वारा, इस पर जानते हैं कि राइटर ने क्या वे फॉरवर्ड हमें दिया है। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, ताकि आपको डेली द हिंदू के एडिटोरियल हिंदी में मिलते रहे। तो न्यायिक नियुक्ति आयोग और अदालत के बीच थोड़ा सा अलगाव होना चाहिए, जिससे हमें जो लोग उम्मीदवार हैं उनकी जांच कर सकें और यदि उनमें कोई गलती या त्रुटि है उससे हम बच सकें। तो न्यायिक निकाय यानी कॉलेजियम पीठों के गठन के लिए CJI और न्यायिक समीक्षा निकाय सभी प्रभावी रूप से एक समान है, लेकिन विभिन्न कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से सुधार कठिन हो जाता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के ही जज उसमें रहेंगे तो थोड़ा बहुत उसमें हो सकता है कि अपारदर्शिता आए, तो उसके लिए जो उनकी स्वतंत्र भूमिका है उसमें ऐसा भी होना चाहिए कि अन्य बाहर से लोग बिठाए जाएं ताकि पारदर्शिता आए। तो न्यायिक समीक्षा जो की जाती है, जो कि एग्जाम्पल अभी विक्टोरिया गौरी का चल रहा है, उसके लिए ये होना चाहिए कि हमें जो न्यायाधीश हैं वो नियुक्त करते समय ये देखना चाहिए कि जो कैंडिडेट है वो योग्य है या नहीं है, या जो जिसे बनाया जा रहा है क्या उसके पास एलिजिबिलिटी है कि वो न्यायाधीश बन सकता है। तो हमारी जो न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया है उनकी जो संरचना में समस्या है उसका पता लगाया जाना चाहिए, और जो वर्तमान संरचना है जो कि समस्याओं से घिरी हुई है उस पर जो कार्यपालिका है उसे आगे आने का मौका दिया जाना चाहिए। तो एक ऐसी नियुक्ति प्रक्रिया की आवश्यकता है जो स्वतंत्र हो और पारदर्शी हो। तो संविधान में नियुक्ति प्रावधानों की पुनर्व्याख्या की गई है। यह पारदर्शिता और जवाबदेही की बुनियादी मांगों को पूरा करने में विफल रहता है और भाई भतीजावाद के आरोपों से ग्रस्त रहता है। तो इसलिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए जिससे कि भाई भतीजावाद या विफलता ना आए। तो कोलेजियम प्रणाली में सुधार होना चाहिए। इस समस्या का समाधान स्वैच्छिक रूप से कोलेजियम प्रणाली में सुधार करके और बड़े पैमाने पर जो हितधारक हैं या जो अन्य लोग हैं जो कि बड़े न्यायविद हैं यानी न्यायशास्त्र जानते हैं, उन्हें भी इस नियुक्ति के दौरान शामिल किया जा सकता है।
तो न्यायिक नियुक्ति के संदर्भ में ये आज का पूरा एडिटोरियल था। इस पर पहले एक क्वेश्चन आ चुका है। भारत में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की आलोचनात्मक जांच करें। यूपीएससी 2017 का ये क्वेश्चन है, आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। दोस्तों यहाँ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।